कि हमारा ये जो दलित पैंथर का जो काम है, सारे लोगों ने कहा है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है। मिर्जा साहब ने सही बात किया है कि आज दलित पैंथर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो शासन और प्रशासन के को जो देखते हैं, बाबा साहब ने कहा था ऐसा वक्त आ सकता है जब हम अन्याय रोकने में असमर्थ हो। ऐसा वक्त आ सकता है जब हम अन्याय रोकने में असमर्थ हो, मगर ऐसा वक्त कभी नहीं आना चाहिए जब हम विरोध करने में नाकाम हो। तो हमें विरोध करने में नाकाम नहीं होना चाहिए। दलित पैंथर कभी नाकाम नहीं हुआ। अब दलित पैंथर का पूरा इतिहास तो जवी पवार साहब यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत सारे दलित पैंथर है। राहुल प्रधान जी ने मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया, नांदेड़ का भी दिया था, मैं नहीं जा पाया। अब मैं दलित पैंथर ये नाम तो मेरे सामने नहीं लगता, मेरे नाम के सामने लगता है कि अभी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर नाम लगता है। लेकिन जो भी इस देश के संविधान से जिन्हें जो जो भी मिला है वो बड़े खुश नसीब लोग हैं। लेकिन ये इन्हें गिने लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं आज भी वो प्रतीक्षा में हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्हें दिलाने के लिए ये दलित पैंथर ने रास्ते पे उसकी स्थापना हुई, रोड पे उसकी स्थापना हुई और उन्होंने काम शुरू किया। आवाज उठाने वाले लोग हैं। प्रोफेसर रतनलाल साहब है, अब मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हो गई, लेकिन मैं उनको सुनता हूँ, सोशल मीडिया में, टीवी में सुनता हूँ, चैनल में सुनता हूँ, यूट्यूब चैनल में। वो आवाज उठाते हैं, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अभी बताया गया, सबको ही मालूम है, प्रोफेसर राजेंद्र गौतम पाल जी को, उनको भी आपका मंत्री पद छोड़ना पड़ा। ये कब तक चलेगा? और इसीलिए जवी पवार सर सही कहा है, आज बहुत जरूरत है। आज की सियासत कैसी है? अभी हम भी 29 ईयर्स में भी सिविल सर्विस में रहा हूँ। आज की सियासत बहुत खतरनाक सियासत है। इस दौर सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी बनाना है। तो ये सरकार में जो लोग हैं, पार्टी कोई भी हो, बस्ती भी जलाती है और मातम भी मनाती है। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सरकार कैसी चाहिए कि जो अन्याय के खिलाफ काम करे। और इसलिए हम लोग चुप नहीं रह सकते, चुप नहीं रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। हम नाकाम निकम्मे नहीं हो सकते, क्योंकि हम बाबा साहब का नाम लेते हैं। तो जो बाबा साहब का नाम लेता है वो निकम्मा नहीं हो सकता। मुझे रवीश कुमार की हमेशा एक बात याद आती है, मैंने सुनी है वो बात। वो कहता है कि अम्बेडकरवादी कैसा हो? जो करोड़ों की भीड़ में अकेला खड़ा हो, वो अम्बेडकरवादी हो। हम तो इतने लोग हैं, तो हम करोड़ों की भीड़ में अकेला खड़े हो सकते, इतनी ताकत आम्बेडकर की विचारधारा में है, बाबा साहब के विचारधारा में है। अब बात यह आ गई, मुझे भी 10-15 मिनट में खत्म करना है। हम सारे लोग परिवर्तन चाहते रतनलाल जी, लेकिन परिवर्तन चाहने वाला जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो बुद्धिजीवी है, वो अपने कंफर्ट जोन को सुरक्षित करते हुए परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन ऐसे नहीं होता है। परिवर्तन के लिए कुछ खोना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। लड़ाई तो संविधान के तहत लड़नी पड़ेगी। तो आसान तो है ही नहीं लड़ाई। जैसे छाया ने किया, अभी छाया ने बताया कि शत्रु तो शक्तिशाली है। अगर शत्रु शक्तिशाली है, शत्रु की विचारधारा मालूम है, शत्रु की स्ट्रैटेजी मालूम है, तो हम इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बाबा साहब को बताने वाले लोग। मैं उस दिन जब राहुल जी से मिला था तो कि यहाँ का बुद्धिजीवी बाबा साहब की हर घटना तारीख के साथ में बताता है। हमें वो ताकत है। और अभी ये
22वीं सदी में सुवर्ण महोत्सवी वर्ष में हमें वो काम थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आके ये काम करना पड़ेगा। बाबा साहब का संदेश है, क्या संदेश है? आपल्या दरिद्री आणि अज्ञानी बांधवाची सेवा करणे हे प्रत्येक सुशिक्षितांचे पहिले कर्तव्य आहे। बड्या हुद्द्याच्या जागी गेल्यावर या सुशिक्षितांना आपल्याच अशिक्षित बांधवाचा विसर पडतो, ये बाबा साहब कह रहे हैं। जर त्यांनी आपल्या या असंख्य बांधवाकडे योग्य लक्ष दिले नाही तर आपल्या समाजाचा ऱ्हास होत जाईल। दिस इज व्हॉट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सेड। आता हे सगळं आपल्याला माहीत असताना छाया तुम्ही म्हणता तसं स्वतःला बघावं लागेल की माझं योगदान काय आहे। चळवळ सांगणं आणि चळवळीसाठी काम करणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत। लोकशाहीची व्याख्या बाबासाहेब करतात, लोकांच्या सामाजिक आर्थिक जीवनात रक्तहीन मार्गाने क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासन पद्धती म्हणजे लोकशाही। सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आहे का अशी लोकशाही आपल्याला आज? ही कालही नव्हती, आजही नाही आहे। आणि त्यामुळे बाबासाहेबांनी केलेली लोकशाहीची व्याख्या खरी करायची असेल तर त्याला संविधानाचा आधार आहे। संविधानाच्या डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीजमध्ये आर्टिकल 46 आहे। खरं म्हणजे सगळ्यांनी ते वाचलं पाहिजे आर्टिकल। जसे आमच्या नागरिकांचे अधिकार आहेत, नागरिकांचे कर्तव्य आहेत, तसे राज्याचे पण कर्तव्य आहेत। सो द ड्युटीज ऑफ गव्हर्नमेंट, ड्युटीज ऑफ ज्याला आपण सरकार म्हणू, सरकारचे, मग ते केंद्र सरकार असो कि राज्य सरकार असो। और आर्टिकल 46 क्या कहता है? हम लोग तो फंडामेंटल राइट की बात बहुत करते हैं, लेकिन मैं अभी प्रशासन के डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक थोड़ा अंग होने की वजह से आई हैव फोकस ऑन दिस। अगर जब तक हम हमारे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास के अगर हम इंश्योर नहीं करें तो हमारे मूलभूत जो अधिकार हैं उसकी सुरक्षा भी नहीं हो सकती। तो आर्टिकल 46 ये कहता है कि द स्टेट शैल प्रोमोट विथ स्पेशल केयर the educational and economical interest of the weaker section of the people, जिसे हम बहुजन 85% इंक्लूडिंग रिलीजियस माइनॉरिटी भी कहेंगे। The state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of the people and in particular of the scheduled caste and scheduled tribe and shall protect them from social injustices and all form of exploitation। दलित प्रांतर का काम क्या है या कोई भी संगठन का काम क्या है? तो जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जहां हम उसको महिलाओं का भी उसमें समावेश है, बाकी जाति धर्म के लोगों का भी समावेश है, उसके सोशल इनजस्टिसेस को रोको और उसके शोषण को रोको। अगर हम शेड्यूल का सब प्लान जो है, मुझे नहीं लगता कितने लोगों को मालूम है, 2015-16 से लेकर गौतम साहब को मालूम है, वो मंत्री रहे सामाजिक न्याय, कि अनुसूचित जाति के लोक संख्या के प्रमाण से बजट में डेवलपमेंट की तरतूद की जाती है। भारत सरकार ने 2015-16 से लेके अभी 22-23 का जो बजट लाया है, इसकी अगर हम टोटल लगाए जाए तो शेड्यूल कास्ट के विकास के लिए जो निधि बजट में देना चाहिए था वो 4,12,000 करोड़ रुपए उन्होंने उसका प्रावधान किया ही नहीं। इस अन्याय के खिलाफ कौन बोलेगा? आर्टिकल 46 तो कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है सोशल इनजस्टिसेस ना हो और एक्सप्लॉयटेशन ना हो। महाराष्ट्र सरकार की हम बात करें तो पिछली सरकार 2014-15 से आई तो आज तक की सरकार करीबन 32 करोड़ रुपए लैप्स हो गए, खर्चा ही नहीं हुए। तो सोशल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना पड़ेगा। स्कॉलरशिप की बात करें, अभी कल ही या 2-3 दिन में एक सोशल मीडिया में हमारे भूपेंद्र गणवीर ने एक लड़के का विषय लिया था, ऋतुराज होमने, भंडारा जिले का है,
कैप में उसका सिलेक्शन हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे में एमटेक के लिए, स्कॉलर लड़का है। सरकार की योजना है कि अगर शेड्यूल कास्ट का लड़का है तो उसको ट्यूशन फी नहीं भरना है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक तुम ट्यूशन फी 1.5 लाख रुपए नहीं भरेंगे वो आपको एडमिशन नहीं देंगे। नहीं मिला उसको एडमिशन। जब हम लोगों को पता चला वो सोशल मीडिया से, करीबन एक जो कानूनन काम करने की जिम्मेदारी सरकार के अधिकारियों की थी नहीं हुई, उसके लिए करीबन 5-6 लोगों को 100 फोन लगाने पड़े एक लड़के के लिए। तब कल उसका 27 तारीख को कल उसका 4 बजे एमटेक के लिए एडमिशन हुआ। सोशल मीडिया का मुझे लगता है इस तरह से इस्तेमाल करना चाहे। अब सोशल मीडिया में ऐसी बात आती है कि कोई पढ़ता भी नहीं है और फॉरवर्ड होती रहती है। एट्रोसिटी, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है। मैं महाराष्ट्र सरकार की बात करूं, जो कानून के तहत मुख्यमंत्री ने समिति बनानी थी और साल में 2 बार बैठक लगानी पड़ती है सीएम साहब को। ये महाराष्ट्र सरकार ने, महाविकास आघाड़ी आने की सरकार ने भी नहीं की, आज की सरकार ने भी नहीं की। अगर ये कानून का ही काम अगर सरकार करेगी नहीं तो जेवी पवार सर, दलित पैंथर की अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट की निर्माण करने की बहुत ज़रूरत है कि हम सरकार की तरफ से इस तरफ काम करेंगे। बहुत सारी है, शिष्यवृत्ति की योजना है, फ्री सिप है, हॉस्टल की सुविधा है, लैंडलेस को लैंड देने की है। ये जो सारी जो चीज़ें हैं उसको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों का यही फोकस है, क्योंकि हमने प्रशासन में क्या, हम इधर उधर की बात नहीं करते, हमारा जो क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। और इसीलिए दलित पैंथर को फिर से संविधान के सम्मान में और संविधान के अमल में, संविधान की रक्षा क्या है? अगर संविधान का अमल होगा तो संविधान की रक्षा होगी। अगर उसकी अमल ही नहीं होगा, दुरुपयोग होगा, तो वैसे भी बाबा साहब ने कहा था संविधान तो अच्छा है, चलाने वाले लोग अगर बेईमान हो, अप्रामाणिक हो। और आर्टिकल 46 जो मैंने आपके सामने पढ़ा, सरकारें बेईमान हो, सरकारें भ्रष्ट हो, सरकारें सिर्फ राजनीति की बात करती हो, अपने असूलों पे नहीं चलती, संविधान के विचारों पे नहीं चलती, तो फिर हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयां हैं। और इसीलिए हमारा जो बाबा साहब का संविधान की जो विचारधारा है यही हमारा असूल है। और इसलिए असूलों पे जहाँ आँच आए तो टकराना जरूरी है। असूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो हम लोग अगर जिंदा है बाबा साहब का नाम लेने वाले, तो हम भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में हम अकेले खड़े हो जाना पसंद करेंगे, जरूरी नहीं। मैं भी नागपुर जिला परिषद का सीईओ था, रतन लाल जी। मैं तो संविधान का तज्ञ नहीं हूँ, एक प्रशासकीय अधिकारी, लेकिन 2005 में मैंने जिले के सारे स्कूलों में संविधान की प्रियाम्बल को डिस्प्ले करवाया दीवार पे और पढ़ने के लिए मजबूर किया। और 26 नवंबर नागपुर के दीक्षा भूमि तक ने हमने संविधान रैली निकाली 2005 में, जो आज हम देश भर में संविधान दिन हम सेलिब्रेट करते। हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, अकेला आदमी भी कर सकता, अगर हम सब मिल के कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि दलित पैंथर में सबको ही मान सम्मान मिले। मुझे लगता है कि हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हम मान सम्मान के लिए नहीं, मगर एक मूवमेंट के लिए काम करें, हम साथ दे, वक्त दे, और वक्त पे आए तो काम भी करें। बहुत सारे समझदार लोग हैं जिनको ये विषय समझता है, रतन लाल जी ये सारी बात बताएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि दलित पैंथर की एक समांतर सरकार, अलग अलग विषय पे चर्चा, अलग अलग विषय पे, जैसे दलित पैंथर ने प्रशासन पे एक दरारा था उनका, दहशत, ये शब्द अच्छा नहीं लगता दहशत, लेकिन ये दरारा था। दलित पैंथर अगर कह दे तो अन्याय करने वालों को डर लगता था। फिर ऐसा ही डर पैदा करने की जरूरत है। व्यवस्था को हमें हदबल करना होगा। जो कानूनन है, जो संवैधानिक है, जो कायदे में लिखा है, एक्ट में लिखा है, अगर वही सरकार और प्रशासन अगर काम नहीं करता, उनको करने पे मजबूर करना, मुझे लगता बाकी
संस्था ये काम उतनी ताकत से नहीं कर रही, ये दलित पैंथर कर सकता है। और इसलिए मैं तो 70+ हूँ अभी, तो मैं भी दलित पैंथर के साथ काम कर सकता हूँ, उसमें क्या है, हम सब लोग दलित पैंथर के साथ काम कर सकते।